Chapter 6 Managing the Multi Business Firm and Analyzing Strategic Edge. One of the most important chapter. इसमें इतने सारे नए नए कंसेप्ट आएंगे, ऑलमोस्ट 11 कंसेप्ट है इसमें. हर एक कंसेप्ट कुछ नया बता रहा है कि स्ट्रेटेजी के बारे में, कैसे फॉर्म करनी है, क्या चेंज करना है, क्या कंपैरिजन करना है. लेकिन ये चैप्टर में जितने भी कंसेप्ट आएंगे उसमें डिफरेंट टाइप्स, उसके भी अलग अलग टाइप. जैसे साथ में घर पे जाके पढ़ने की जिम्मेदारी आपकी है. इधर मैं पढ़ा रही हूँ, घर पे जाके लर्न हो जाए तो बेस्ट है, बट एक बार रीडिंग तो दे ही देना. आज हम 2 कंसेप्ट क्लियर करेंगे आउट ऑफ 10 या 11. फर्स्ट इज BPR, फुल फॉर्म बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग. मतलब बिजनेस के प्रोसेस को क्या करना, री इंजीनियर मतलब री इम्प्रोवाइज करना. री मतलब समझ में आता है अगेन, तो वापस क्या चेंजेस ला सकते हो, तो वो आपको BPR बताता है. तो रीड करना. BPR ऑल्सो नोन एज BPR फर्स्ट लाइन है, ऑल्सो नोन एज business process redesign, business transformation or business process change management. Business process reengineering is an endeavor to fabricate the operations of the business on an extensive scale and the act of recreating a core business process with the goal of improving product output, quality or reducing cost. अंडरलाइन विद द गोल ऑफ. ये पूरा अंडरलाइन करो. विद द गोल ऑफ, क्या गोल है ये मेन BPR का? इम्प्रूविंग प्रोडक्ट आउटपुट, क्वालिटी और रिड्यूसिंग कॉस्ट. ये 3 मेन एम है आपके. आप BPR क्यों कर रहे हो? ताकि आपका प्रोडक्ट का आउटपुट थोड़ा इंप्रूव हो जाए, क्वालिटी और अच्छी हो जाए, और जो कॉस्ट है कैसे कम करना है वो ये BPR आपको हेल्प करेगा. Adopting BPR as a change management tool requires the organization to do an introspection. खुद से क्वेश्चन पूछो, what they do, why they do things and why do we do things at the way we do it. तो जो हम वे से कर रहे हैं क्या उसे चेंज करना चाहिए, क्यों कर रहे हैं, क्या इसमें और चेंजेस इम्प्रोवाइजेशन आ सकता है क्या नहीं. तो ये है BPR. द प्राइमरी ऑब्जेक्ट ऑफ BPR इज टू एलिमिनेट रिडंडेंसीज और फ्यूटाइल लेयर्स इन द होल प्रोसेस. अब जैसे आप जब पढ़ने बैठते हो तो आपने सोचा चैप्टर 1 2 3 4 5 कर देता हूँ, तो आपने पहले सोचा, आपने नोट्स बनाए वो पढ़ा, आपने ये इसमें से भी पढ़ा, आपने एक और कोई सब्जेक्ट किसी से खरीदा होगा, मतलब होते हैं ना बाहर नोट्स, एडिशनल नोट्स, वो भी आपने खरीदी. ऐसे आपने 4-5 अलग अलग लोगों की नोट्स खरीदने पढ़ना शुरू किया. क्या ज़रूरत है इतने लेयर्स में पढ़ना, या सिर्फ आपकी एक मॉड्यूल भी अगर आप पढ़ लो वो इनफ है. तो ये फ्यूटाइल जो लेयर्स थे आप उसको कर सकते हो ना रिड्यूस. तो फर्स्ट BPR क्या बोलता है, एलिमिनेट द रिडंडेंसीज और फ्यूटाइल लेयर्स इन द होल प्रोसेस. जो लेयर की जरूरत ही नहीं उसको हटा दो, उतना टाइम आपका ही बच रहा है. नेक्स्ट, एलिमिनेट एंटरप्राइज कॉस्ट. अगर जैसे मैंने बोला कुछ खरीदा, आपका कॉस्ट बढ़ गया, जरूरत ही नहीं थी तो आपका कॉस्ट कम हो जाएगा अगर आप नहीं खरीदोगे तो ये है BPR. एंड दस री इंजीनियरिंग शुड नॉट बी अबाउट मार्जिनल चेंजेस बट एंश्योरिंग क्वांटम लिप्स इन परफॉर्मेंस. सिर्फ चेंज नहीं है इसका मतलब क्या, इंप्रूवमेंट आना चाहिए. एंड इन अदर वर्ड्स BPR इज अनदर फॉर्म ऑफ प्रोसेस इनोवेशन बिकॉज इट अटेम्प्ट्स टू रिक्रिएट प्रोसेस. तो इसे एक इनोवेशन भी बोल सकते हैं क्योंकि आप रिक्रिएट कर रहे हो प्रोसेस को. BPR का मीनिंग क्लियर है. अब ओरिजिन ये कहाँ से आया था? 1990s में ये कोई एक आर्टिकल था, डोंट ऑटोमेट ऑब्लिटरेट सॉरी. ये एक आर्टिकल में क्या बोला था कि आप सिर्फ ऑटोमेट करते मत जाओ. मतलब यहाँ पे अगर समझो आपको ही मैंने कोई काम दिया है, आपको मैंने बोला ये लिख के लेके आओ. आपने सोचा, आप पता है ना व्हाट्सएप पे ये भी फीचर है, आप ऑडियो बोले वो टाइप हो जाता है. टाइप हो गया तो आपने क्या सोचा, टाइप हो गया, कॉपी पेस्ट करके प्रिंट आउट निकाल दे. क्या ये प्रोसेस ज़्यादा सिंपल था लिखने से? तो लोगों को ऐसे काम क्यों दे जो अगर ऑटोमेटिकली हो रहा है. तो ये मेन पॉइंट आ जाता है BPR में. आप टाइम क्यों बढ़ा रहे हो जब वो ऑटोमेशन से पॉसिबल है. अब तो टेक्नोलॉजी कितनी आगे बढ़ चुकी है. अब ये इजीली आप टाइप, जो आप लिखने का मैं बोल रही हूँ 2 पेज, वही आप 2 मिनट में कॉपी करवा के प्रिंट करवा के ला सकते हो. तो बस ये बोला है BPR में. ये पूरा कंसेप्ट तभी से आया था. सेकेंड लास्ट पॉइंट रीड कर रही हूँ मैं. द अंडरलाइंग प्रिंसिपल ऑफ BPR इज दैट the manager must demolish such component of work that do not make any value addition and further automating if it possible. मतलब बार जिसमें टाइम लग रहा है, वैल्यू एडिशन नहीं हो रहा है, जाने दो, ऑटोमेशन पे आ जाओ. सेम वही एग्जांपल जो मैंने बोला वो करो तो हो जाएगा. एट द कोर ऑफ BPR, रीड करना. At the core of BPR was viewed as a revolutionary, fast track and drastic change process
rather than incremental one that could trigger fundamental changes in the business process itself, such as job design, organizational structures, or management system. तो ये सब में क्या बोला है कि अगर आपने ओरिजिन के थ्रू, इन लोग ने जब ओरिजिन लाया तो ऐसा ही बोला था कि बीपीआर में आपको ड्रास्टिक चेंज, मिनिमल चेंज से ही ड्रास्टिक चेंज होगा, छोटा छोटा चेंज लाओगे अपने आप आपका रिजल्ट, ओवरऑल रिजल्ट इंप्रूव हो जाएगा. एंड आफ्टर इवेल्युएशन फिर धीरे धीरे ये जो बीपीआर था अलग अलग लोगों ने यूज करना स्टार्ट किया और दिख रहा था कि इम्प्रूवमेंट है, तब से ये बीपीआर चल ही रहा है. अब तक आप लोग भी जो कर रहे हो ना ऑटोमेशन, दैट इज बीपीआर. आप अपने पढ़ाई में कर रहे हो, वैसा लोग बिजनेस में कर रहे हैं, री इंजीनियर कर रहे हैं, रीडिजाइन कर रहे हैं. पढ़ाई अगर कर रहे हो तो हाँ. ऑब्जेक्टिव ऑफ बीपीआर क्या ऑब्जेक्टिव है? देखो, बूस्ट इफेक्टिवनेस, प्रोड्यूस हायर क्वालिटी प्रोडक्ट फॉर एंड कस्टमर, इंप्रूव एफिशिएंसी, कॉस्ट सेविंग, मीनिंगफुल वर्क टू एम्प्लॉयज. वही एम्प्लॉयज को सेम काम, घिसा पिटा काम मत दो, ये तू कर, अगर वो ऑटोमेशन से हो सकता है तो. टू बी मोर एडेप्टेबल एंड फ्लेक्सिबल टुवर्ड फ्यूचर चेंजेस एंड इनेबल न्यू बिजनेस ग्रोथ एंड एक्सपेंशन. बीपीआर के ये सब ऑब्जेक्टिव है. टाइपोलॉजी ऑफ बीपीआर प्रोजेक्ट इंपॉर्टेंट, ये आपको लर्न करना है. टाइपोलॉजी मतलब यहाँ पे पिलर्स की बात की गई है. बीपीआर में कौन कौन से पिलर है? पहला कोर प्रोसेसेस. कोर प्रोसेस मतलब मेन प्रोसेस की बात की गई है. तो कोर प्रोसेसेस आर सेंट्रल टू बिजनेस फंक्शनिंग एंड रिप्रेजेंट द प्राइमरी वैल्यू चेन एक्टिविटीज. प्राइमरी वर्क जिसमें आता है वो कोर प्रोसेस में आता है, विच डायरेक्टली रिलेट्स टू एक्सटर्नल कस्टमर. आपने ऐसा कोई काम किया कि आपका कस्टमर आके उसके बेसिस पे ही खरीदेगा, दैट इज कोर बिजनेस. नेक्स्ट, सपोर्ट प्रोसेस मतलब ऐसा प्रोसेस जो आपके कोर बिजनेस को सपोर्ट कर रहा है. एंड ये जो सपोर्ट प्रोसेस, ये अगर वो कोर प्रोसेस प्राइमरी है तो सपोर्ट प्रोसेस सेकेंडरी हो गए. तो दीज आर टिपिकली सेकेंडरी वैल्यू चेन एक्टिविटीज एंड रिलेट टू मोर इंटरनल कस्टमर. पहला वाला क्या था? कोर प्रोसेस में एक्सटर्नल कस्टमर, सेकंड वाले में इंटरनल. थर्ड, बिजनेस नेटवर्क प्रोसेस. ये कैसा बिजनेस नेटवर्क मतलब क्या बोला? बियॉन्ड द बाउंड्रीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. बिजनेस का नेटवर्क कितना है, आप कहाँ कहाँ जाके बेच सकते हो, कहाँ आप मार्केटिंग कर सकते हो, वो. एंड लास्टली मैनेजमेंट प्रोसेस. मैनेजमेंट, व्हाट इज मैनेजमेंट? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये जो आपने पढ़ा है दैट इज मैनेजमेंट. तो कौन से 4 पिलर से टाइपोलॉजी थी? कोर प्रोसेस, Support process, business network, and management process. मैनेजमेंट प्रोसेस, ये 4 प्रोसेस थे. फैक्टर्स फॉर सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बीपीआर. बीपीआर इज सर्टनली अ चेंज मैनेजमेंट अप्रोच. ये तो आपको पता है, अभी ये बार बार आ चुका है. चेंज लाने के लिए बीपीआर लाया जाता है, फंडामेंटल इंप्रूवमेंट के लिए इन द बिजनेस परफॉर्मेंस ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन. इट इज डिटेल्ड. It is a detailed blueprint of how the new processes are tested, the plan of redeployment of employees, the rearrangement of resources, and controlling and monitoring of its implementation ये plan. कैसे न्यू प्रोसेस को टेस्ट करना है, कैसे आपको एम्प्लॉयज को निकालना है या फिर उनको कैसे और मतलब ऑटोमेशन पे लेके जाना है, वो सब चीज़ें आपको देखनी है. अब इन लोग ने एल मशरी एंड जैरी जो भी, उन्हें 5 फैक्टर्स बताए बीपीआर के लिए. चेंज इन मैनेजमेंट, मैनेजमेंट कॉम्पिटेंसीज, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, बीपीआर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड आईटी सबस्ट्रक्चर. तो बीपीआर को ऐसा बोला है, इज कॉमनली टर्म्ड एज बाय फोल्ड चैलेंज. बाय मतलब टू फोल्ड की बात की गई है, एक टेक्निकल और एक सोशियो कल्चरल. टेक्निकल में क्या आ गया? सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए. सोशल में क्या आ गया? ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज के लिए और क्या क्या कर सकते हैं, क्या चेंज ला सकते हैं उसकी. ये अंडरलाइन कर दो, कॉन्सेप्ट बायफोल्ड चैलेंज की बात की गई है, टेक्निकल एंड सोशियो कल्चरल. एंड देयरफॉर द रीजंस फॉर फेलियर ऑफ बीपीआर में बी, क्यों बीपीआर फेल हो सकता है? एम्प्लॉयज रेजिस्टेंस अगेंस्ट चेंज. एम्प्लॉय को चेंज ही नहीं पसंद. एम्प्लॉय बोले मेरे को लिखना चलेगा, मेरे को ऑटोमेशन करना नहीं आता. मतलब लोग चेंज से भी कंटालते हैं, डरते कि छोड़ना, ये चल रहा है, इनको पता है ये इसमें इतना टाइम लगेगा. बट एक बार आपने सीख लिया कि आपको कॉपी करके प्रिंट करना है, तो आप कौन सा प्रीफर करोगे? सेकंड वाला. नेक्स्ट, कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन. अगर आप एम्प्लॉयज के बीच में कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है तो ये भी बीपीआर का फेलियर है. पर्सनल टर्नओवर ड्यूरिंग ट्रांजिशन. ये तीनों जो प्रोसीजर है, तीनों पॉइंट है, कब बीपीआर फेल हो सकता है. इसलिए बताओ कब फेल होगा? एम्प्लॉय चेंज नहीं करना चाहते, कम्युनिकेशन में ब्रेकडाउन, पर्सनल टर्नओवर मतलब आप चेंज करने गए, आपके साथ ही बुरा हो गया. बीपीआर लाऊंगा लेके गए, लेकिन एट द एंड एम्प्लॉय चले गया, वॉट एवर रीजन की वजह से आपका ही लॉस हो गया.
ये बीपीआर के टूल्स, अच्छा सेम पॉइंट है, टूल्स एंड स्टेप्स डिफाइन ऑब्जेक्टिव्स, जो शायद पीछे आने में, हाँ है पीछे। यहाँ तक अभी बीपीआर का मीनिंग क्लियर है? बताओ व्हाट इज बीपीआर वीरवा? चेंजेस लाना, और चेंजेस किस वे में ला सकते हैं बताओ? चेंज लाना होता है बीपीआर, तो क्या चेंजेस आ सकते हैं? मैनेजमेंट चेंज, बिजनेस नेटवर्क चेंज, चेंज कैसे भी आ सकते हैं। चलो थोड़ा तो ओके, क्या क्या टाइपोलॉजीज थी? कोर प्रोसेस, सपोर्ट प्रोसेस, नेटवर्क प्रोसेस और मैनेजमेंट प्रोसेस, ये 4 प्रोसेस। अब क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व है? बीपीआर करने के लिए भी अलग अलग स्टेप्स है। बीपीआर चेंज लाना, चेंज लाने के लिए पहले तो बोला अपने ऑब्जेक्टिव्स और फ्रेमवर्क डिफाइन करो। फर्स्ट पॉइंट पेज 156 में पढ़ रही हूँ, बीपीआर कंप्राइजेस द फॉलोइंग स्टेप। पहला, डिफाइन ऑब्जेक्टिव्स एंड फ्रेमवर्क। पहले खुद के ऑब्जेक्टिव क्या है, आपको चेंज लाना है तो क्यों चेंज लाना है, क्या गोल को अचीव करने के लिए आप चेंज ला रहे हो, वो डिफाइन करना है। तो देयर मस्ट बी अ क्लियर डेफिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ चूजिंग बीपीआर। ऑब्जेक्टिव कुछ भी हो सकते हैं, क्वालिटेटिव टर्म्स में या क्वांटिटेटिव टर्म्स में। एंड आफ्टर डिफाइनिंग सच ऑब्जेक्टिव्स, द रिक्वायरमेंट फॉर चेंज मस्ट बी कम्युनिकेट टू द एम्प्लॉइज। आपने ला दिया, टॉप लेवल मैनेजमेंट ने सोच लिया, तो पहले जाके किसे कम्युनिकेट करो? एम्प्लॉइज को, क्योंकि काम एट द एंड वो कर रहे हैं। तो एम्प्लॉइज को कम्युनिकेट करो कि क्या क्या होने वाला है। एंड दिस बिकम इंपॉर्टेंट एज द विलिंगनेस ऑफ द एम्प्लॉइज टू एडॉप्ट द चेंज इज अ की ऑफ सक्सेस ऑफ बीपीआर। एम्प्लॉइज ने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ हम रेडी है ये चेंज के लिए, तो सक्सेस 50% बढ़ जाता है कि सक्सेस होगा। आइडेंटिफाई कस्टमर नीड, चलो एम्प्लॉय से आप निपट गए और मतलब ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन कर लिया, एम्प्लॉयज को बता दिया, एम्प्लॉयज भी रेडी है। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? कस्टमर को क्या चाहिए आपसे? द रिक्वायरमेंट एंड फीडबैक ऑफ द कस्टमर मस्ट बी गिवन ड्यू इंपॉर्टेंस। कस्टमर ने आपको फीडबैक दिया है तो पहले उसको मद्देनजर रखते हुए आप आगे क्या चेंज लाना है वो देखो। और आपने जो भी सोचा है, कस्टमर ने फीडबैक दिया, आपने इम्प्रूव किया, और वो इम्प्रूवमेंट उनको अगर डिलीवर हो रहा है तो बस, और तो क्या चाहिए। स्टडी द एग्जिस्टिंग प्रोसेस। अगर आपको री इंजीनियर करना है कंपनी को, पहले तो एग्जिस्टिंग क्या चल रहा था, स्वॉट एनालिसिस करो। स्वॉट मतलब Strengths, weakness, opportunities and threats. ये पहले खुद के लिए देखो, खुद का क्या एग्जिस्टिंग में क्या था, क्या वीकनेस थी, क्या थ्रेट्स थे, उनको ओवरकम करो। फॉर्मुलेट अ रीडिजाइन बिजनेस प्लान। क्या करो अभी, आपने पूरा 3 फर्स्ट स्टेप में क्या किया था? ऑब्जेक्टिव्स एंड फ्रेमवर्क, सेकंड में कस्टमर नीड्स, थर्ड स्टडी द एग्जिस्टिंग प्रोसेस, फोर्थ में क्या करोगे? रीडिजाइन प्लान को फॉर्मुलेट करो। पूरा एनालिसिस कर दिया, क्या क्या मॉडिफिकेशंस लाने कर दिए, अब एक रीडिजाइन, एक पूरा प्रोसेस बनाओ कैसे आपको रीडिजाइन करना है। अब रीडिजाइन का स्ट्रेटेजी भी बना दिया, अब क्या करोगे? इम्प्लीमेंट। साथ में बोलो 5 पॉइंट। स्टेप्स क्या क्या है? फर्स्ट, Define objectives and पूरा बोलो ना, 1 सेकेंड वो सिर्फ, हाँ बोलो। डिफाइन ऑब्जेक्टिव्स एंड फ्रेमवर्क, identify customer needs, स्टडी द एग्जिस्टिंग प्रोसेस, formulate a redesigned business plan, इम्प्लीमेंट द रीडिजाइन। ये 5 पॉइंट स्टेप्स है बीपीआर के, आपको लर्न करने। टाइपोलॉजी 4 आपको लर्न हो चुकी है ऑलमोस्ट, हेड पॉइंट यहाँ पे, ये भी लर्न हो गए स्टेप्स। एक बार देख लो अगर नहीं लर्न हुए तो। ओके, लर्न हो गए अभी? आपने हाँ बोला है, मैं लेक्चर के बाद वापस इंडिविजुअली ये पॉइंट्स पूछने वाली हूँ, क्योंकि इतना सा हम पढ़ रहे तो इधर आप लर्न कर सकते हो, इतनी बड़ी बात नहीं है ये पॉइंट लर्न करना। केस स्टडीज, 3 केस स्टडी है, हम तीनों ही केस स्टडी देखेंगे, क्योंकि आपको केस स्टडी में क्या था, अगर एग्जाम में केस लॉ बन के आ जाता है तो आपको उसके बेसिस पे सॉल्व कैसा करना है। मैं आपको पहले क्वेश्चन मैं ही पूछती हूँ, इन लोग ने सॉल्यूशन के साथ बताया। अब एक ऑस्ट्रेलियन कॉर्पोरेशन थी विच इज अमंग टॉप 10 बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, मतलब 1 ऑफ द टॉप 10 में वो आती थी, और टॉप 5 जनरल इंश्योरर में आती थी। और उसका मतलब वो इंश्योरेंस बिजनेस सेल करती थी। क्या क्या था इंश्योरेंस एक्टिविटीज? पर्सनल इंश्योरेंस, कॉर्पोरेट कवरेज एंड वर्कर्स कॉम्पेंसेशन। ये किसकी बात चल रही है? ये एक ऑस्ट्रेलियन कॉर्पोरेशन थी जो ये काम करती थी। अब ये लोग जो इंश्योरर थे, इनका मेनली काम डिपेंडेंट था इंटरमीडियरीज पे, मतलब एजेंट पे। इनके पास डायरेक्टली काम नहीं आता था, कोई एजेंट इनके लिए काम लाता था। कोई एजेंट काम लाए मतलब एजेंट को क्या पे करना पड़ेगा, पर उसे क्या बोलते हैं? कमीशन। कमीशन पे करना पड़ेगा।
तो ये लोग जो थे ऑस्ट्रेलियन कॉर्पोरेशन, इनका 20% ऑफ द प्रॉफिट किस में चला जाता था? कमीशन पे करने में, क्योंकि काम उधर से ही आ रहा है तो उन्हें कमीशन तो पे करना पड़ेगा। अब आप बताओ, और एक और पॉइंट, इन लोग में चैलेंजेस क्या थे? मोस्टली मैनुअल प्रोसेस था, मैनुअल हैंडवर्क, मतलब ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग वैसा सब था। तो आप बताओ ये लोग क्या क्या चेंज करेंगे? क्या अगर चेंज करना है तो पहले वो कंसेप्ट को क्या बोलेंगे? बीपीआर, बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग। क्योंकि यहाँ पे मैनुअल वर्क आ गया तो अब आपको क्लिक हो जाना चाहिए, आपको ऑटोमेशन पे जाना है। अभी हमने टर्म्स पढ़े, तो क्या कर सकते हैं? तो अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आता है तो या तो आप स्टेप्स लिख सकते हो कि ये स्टेप है, पहले ये करो, और सॉल्यूशन आपको पूछेंगे तो आप सॉल्यूशन क्या लिख सकते हो कि आपको बीपीआर लाना चाहिए, मैनुअल प्रोसेस से ऑटोमेशन पे चले जाना चाहिए, जिससे एम्प्लॉयज की भी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। और जो आपका मोस्टली किस पे डिपेंड था? एजेंट पे। तो ट्राई करो कि खुद भी आप ये ला सको क्लाइंट्स को, नॉट ओनली एजेंट, बट आप खुद से अगर आप अट्रैक्ट कर पा रहे हो तो कोई स्ट्रैटेजीज देखो। स्ट्रैटेजी क्या, इतना आपको नहीं बताना, आप वो लोग सोचने बैठेंगे क्या स्ट्रैटेजी, सिर्फ आपको इतना जवाब पूछा है तो अब आप में इतनी कैपेबिलिटी हो जानी चाहिए, इतना माइंड आपका डेवलप हो जाना चाहिए कि ये जो आपने पढ़ा है, तो इसे बीपीआर बोलते। अभी आपको क्यों आया? क्योंकि हमने बीपीआर पढ़ा। पूरे पेपर में आएगा तब आपको बीपीआर क्या होता है क्लिक भी नहीं होगा, अगर नहीं पढ़ा होगा तो। पढ़ा होगा तो भी कंफ्यूजन होगा ही, क्योंकि मैंने अभी बोला इसमें ऑलमोस्ट 8-9 टर्म्स है, तो अभी बीपीआर आया है पहला, तो चेंज लाना है तो बीपीआर। तो अब ये लोग के चैलेंजेस क्या थे कि मैनुअल प्रोसेस था, और अभी जो मैंने बोला 20% ऑफ द प्रॉफिट कमीशन में चले जाते थे। इधर तक क्लियर? अब इन्फोसिस रोल, अब ये जो इन्फोसिस था इसने जब पढ़ा तो इसे भी लगा कि नहीं कुछ तो चेंज लाना चाहिए, क्योंकि कुछ ज़्यादा ही हो गया इतना कमीशन पे करना। कोई 20% आउट ऑफ द प्रॉफिट कमीशन नहीं जाना चाहिए, ऐसा इन्फोसिस को लगा। तो अब रीड करना इन्फोसिस रोल में। Infosys studied the processes and identified improvement initiatives that would benefit the client. Infosys recommended a centralized commission management organization and articulate the desired business capabilities for a group commission solution with the following objectives. अच्छा चलो, क्या क्या सॉल्यूशन लाया? जैसे इसमें मल्टीपल बिजनेस, इंश्योरेंस, वेल्थ मैनेजमेंट, बैंकिंग। अभी ये लोग क्या काम कर रहे थे? पर्सनल इंश्योरेंस, कॉर्पोरेट कवरेज एंड वर्कर्स कंपेंसेशन। बिजनेस थोड़ा बढ़ाओ, क्या पता इसमें नहीं आ रहा, कोई वो क्लाइंट उधर आ जाए जिसको जिसमें काम है, जैसे इंश्योरेंस, वेल्थ मैनेजमेंट, बैंकिंग एक्टिविटीज, इसमें आ जाओ। मल्टीपल ब्रांड तैयार करो, डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल, कंसोलिडेशन ऑफ सेवरल एग्जिस्टिंग लीगेसी सिस्टम, इंटीग्रेशन विद प्रोडक्ट, पेमेंट एंड सीआरएम। प्रोडक्ट को इंटीग्रेट करो, मतलब कैसे आप लोगों तक पहुंचा सकते हो, कैसे पेमेंट, क्या सीआरएम, मतलब क्या एंटरप्राइज की सिस्टम है, अगर चेंज हो सकती है तो उस पर फोकस करो। स्केलेबिलिटी, जितने नंबर ऑफ आपके इंटरमीडियरीज है उनको छोड़ के अगर आपके पास डायरेक्ट क्लाइंट आ रहे हैं तो मच बेटर। तो ये सब जब इसने पढ़ा तो इसने सॉल्यूशन लाने का सोचा, तो क्या क्या बेनिफिट्स थे। सॉल्यूशन ये जब लेके आया कि वेल्थ मैनेजमेंट का नया बिजनेस स्टार्ट करो, जो भी पीछे हमने पढ़ा, तो क्या क्या बेनिफिट हुआ, रीड करना। Identification of the most suitable solution based on a list of quantifiable criteria, that is cost, project risk, ease of implementation timelines, functionality fit, and a complex evaluation process. Creation and articulation to the executive team of the business benefits arising from various initiatives, including implementation of an integrated commission platform. ये लोग बोल रहे एक टीम ही बना दो जहाँ पे वो लोग ये सब हैंडल करेगी कि अगर डायरेक्ट बिजनेस कैसे लाना है क्लाइंट को, ये अगर वो हैंडल कर रहे हैं तो एक अलग से टीम बना दो। इन्हें पैसे देंगे, कमीशन के 20% क्यों अलग से दे? जब क्लाइंट से समझो पूरा पैसा आ जाता है तो वो आपके पास रहेगा, सैलरी तो वैसे भी देनी है, तो वो टीम को ही दो ना, कमीशन अलग से क्यों पे करे। तो यहाँ से वो लोग ने धीरे धीरे चेंज करने का स्टार्ट किया। इन्फोसिस ने पढ़ा और वो बीपीआर के थ्रू उसने नई सिस्टम रीडिजाइन की। ये वाला इन्फोसिस वाला क्लियर है। नेक्स्ट, द केस ऑफ फोर्ड्स अकाउंट्स पेएबल। अब पहले ना हम डायग्राम ही देखेंगे। आप दोनों डायग्राम में क्या डिफरेंस लग रहा है आप ही मेरे को बताओ। 2 पेज पे देखो डायग्राम है, जो पहला है उसमें बीपीआर के पहले था, बाद वाला डायग्राम है आफ्टर। डेटाबेस ऐड हो गया, दिख रहा है सबको। मतलब पहले ये लोग का सब काम क्या था, पेपर वर्क, मैन्युअली, टाइम कंज्यूमिंग। फिर उनने सोचा, और यहाँ पे इन लोग को कितने लगते थे, 500 एम्प्लॉय, 500 एम्प्लॉयज ये सब काम के लिए। फोर्ड का काम भी बड़ा था, लेकिन सिर्फ इतने से काम के लिए सिर्फ
परचेजिंग ऑर्डर, इनवॉइस बनाना, इसके लिए कितने लोग चाहिए थे? 500। यही एक और कोई जापान की कंपनी थी, उसको 100 चाहिए थे। कितना डिफरेंस है? 100 भी ज्यादा है, लेकिन 500 और 100 किसे बोलते? 400 एम्प्लॉय ज्यादा। तो ये लोग ने जब कंपैरिजन किया ना उनके साथ, तब जाके लगा कि यार हमारे इतने क्यों। फिर धीरे धीरे उन्होंने बीपीआर अपने कंपनी में लाए, और उन लोग ने क्या किया, मेनली डेटाबेस ऐड कर दिया, जो ऑटोमेटिकली कि एक बार वो परचेजिंग दिख रहा है, एक आदमी परचेजिंग आया, परचेज ऑर्डर जैसे ही आया इनवॉइस बन जाएगा। वो फिर वो गुड्स वाला पेमेंट वाला काम वो तो लोगों का ही है, लेकिन मेन डेटाबेस में क्या बन जाता था? इनवॉइस बन जाता था, क्या क्या परचेजिंग ऑर्डर है, डिटेल्स क्या है, वो अपने आप मेन्यू ऑटोमेटिकली हो जाती थी। अब थोड़ा रीडिंग करते बीपीआर, द केस ऑफ फोर्ड्स अकाउंट्स पेएबल। रीड करना। One of the companies that successfully utilized BPR in the initial years is Ford for its account payable system. कौन से सिस्टम? अंडरलाइन अकाउंट पेएबल सिस्टम की बात चल रही है यहाँ पे। फोर्ड ने अकाउंट्स पेएबल, अकाउंट्स में क्या चेंजेस लाए यूजिंग बीपीआर, वो देखते हैं। देखो, बिफोर इम्प्लीमेंटेशन जब बीपीआर नहीं था, अब डायग्राम देखना, मैं रीड कर रही हूँ, सब डायग्राम पे देखना। फोर्ड्स परचेसिंग डिपार्टमेंट इनिशियली सेंड्स अ परचेज ऑर्डर फॉर रॉ मटेरियल। दिख रहा है? परचेसिंग डिपार्टमेंट परचेज ऑर्डर सेंड कर रही है फॉर रॉ मटेरियल। इट ऑल्सो सेंड्स अ कॉपी ऑफ द परचेज ऑर्डर टू द अकाउंट्स पेएबल डिपार्टमेंट। दिख रहा है? कॉपी ऑफ परचेज ऑर्डर टू द डिपार्टमेंट, दोनों को गया। अब आफ्टर सेंडिंग द रॉ मटेरियल, द वेंडर रेजेस एन इनवॉइस टू द अकाउंट पेएबल सिस्टम। अगेन रॉ मटेरियल वाला काम हो गया, वापस इनवॉइस जा रहा है। द अकाउंट पेएबल डिपार्टमेंट टैलीज द परचेज ऑर्डर। टैली करता था, कितने मटेरियल्स आए देखता था, इनवॉइस देखता था, और बाद में वो सप्लायर को जाता था। मतलब जो काम एक ही बार डेटाबेस सिस्टम से हो सकता था, इधर से इधर जा रहा है, इधर से इधर जा रहा है, उसके लिए 500 एम्प्लॉयज चाहिए थे। टाइम कंज्यूमिंग, 500 को सैलरी देना, वो सोचो। टाइम कंज्यूमिंग तो चलो एक बार जाने दो, इतने जन को सैलरी देना, वही 100 को दो तो कितना आपका कॉस्ट कट डाउन हो जाता है। तो यहाँ पे इन लोग ने क्या बोला, थर्ड पॉइंट, फोर्ड एम्प्लॉयड अबाउट 500 पीपल टू हैंडल द एंटायर प्रोसेस, whereas its competitor Mazda, a Japanese car manufacturer, has managed the same process with 100 people. कितने ज्यादा, मतलब कितना ज्यादा डिफरेंस था, इतने कम एम्प्लॉइज। एंड इसने क्या सोचा, माइनर चेंजेस नहीं लाने। माइनर चेंजेस में क्या होगा, 10 एम्प्लॉय को हटाएंगे, 20 को हटाएंगे, तो इसको माइनर चेंजेस नहीं लाने थे, ड्रास्टिक चेंज लाना था। तो वो बीपीआर लेके आया, और आप ही देखो कितना ज्यादा कम हो गया। डेटाबेस के थ्रू आपका इनवॉइस बन गया, वो टैली हो जाता था अपने आप परचेजिंग ऑर्डर के थ्रू, और ऐसे करके आपने इसने 75% रिडक्शन इन एम्प्लॉइज आए। 75% कितना हुआ 500 का? जाने दो, 75% रिडक्शन हो गया था एम्प्लॉइज का। 350 कट डाउन हुए, तो कितने बचे? 150 एम्प्लॉइज। सोचो 75% रिडक्शन ऑफ एम्प्लॉइज। इससे अच्छा उनको ही 2-2 हज़ार एक्स्ट्रा दे दो, जो बचे 150 एम्प्लॉइज जो बचे, उनको पैसे ज्यादा दे दो, तो वो लोग भी खुश हो जाएंगे। 500, 150, हाँ, अब वो उसकी टेंशन। आप एक कंपनी बनाना, जिनको वो निकाला है ना, आप उन्हें ले लेना। ये भी केस स्टडी क्लियर। नेक्स्ट, री इंजीनियरिंग ऑफ प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस ऑफ एयरबीएनबी। व्हाट इज एयरबीएनबी? प्रॉपर्टी रेंट करना। तो ये भी एक साइड इनकम हो गई थी लोगों की। साइड इनकम ही है ना, कि बस आओ यहाँ पे रह के जाओ और वो पे करो। तो अब यहाँ पे एयरबीएनबी की क्या प्रॉब्लम थी? एयरबीएनबी इज ऑल्सो नोन फॉर देयर कूलनेस, मतलब थैंक यू। जैसे ये लोग क्या, वांट टू स्लीप, चलो रीड करते हैं। वांट टू स्लीप इन अ ट्री हाउस इन बालिनीज जंगल, इट्स जस्ट अ फ्यू क्लिक्स अवे। बालिनीज। आपको तो अगर आपको इनकम कमानी है, साइड इनकम, तो ये लोग ने क्या निकाला? एयरबीएनबी। अब एयरबीएनबी निकाल तो दिया, स्टार्ट तो कर दिया। अब प्रॉब्लम्स क्या थी? ये जितना दिखता है इजी वो है नहीं। तो देखो, बिहाइंड द सीन द कंपनी वाज स्ट्रगलिंग टू फाइंड देयर इंटरनल आइडेंटिटी इन अ डिजाइन सेंट्रिक सिलिकॉन वैली एंड टू क्रिएट अ सस्टेनेबल क्विक टू डिलीवर प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस। यहाँ पे कंपनी लैग कर रही थी अपने प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस में। अब क्या प्रॉब्लम थी वो देखते हैं। रीड करना। द 3 मेन फंक्शन। The 3 main functions which contributed to the Airbnb product development process: designers, engineers, and researchers. किन 3 जन की बात की गई है? डिजाइनर, इंजीनियर एंड रिसर्चर।
कोई भी काम के लिए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में 3 लोग चाहिए, डिजाइनर, इंजीनियर एंड रिसर्चर. दे वर्कड इन सिलोज. सिलोज कोई तुक्का? दे वर्कड इन सिलोज. कोई जगह है सिलोज? सिलिकॉन वैली. हाँ, सिलिकॉन. सिलिकॉन वैली. तुम बोलो बोलो. अरे बोलो, कुछ नहीं, उसने भी गलत बोला है. सिलोज मीन्स सेपरेटली. बट सिलिकॉन भी अच्छा है. सिलिकॉन वैली में काम करते थे तो सिलोज ठीक है. बट सिलोज मतलब सेपरेटली जो डिजाइन. अब आप बताओ, एक डिजाइनर है, एक रिसर्चर है और एक इंजीनियर है. ये तीनों अपने ही घर पे अपना सेपरेट काम करते थे. इनका काम हो गया, कोई जल्दी करता था, कोई लेट करता था. तीनों का मैच होना चाहिए ना. डिजाइनर है, रिसर्च पहले, रिसर्चर रिसर्च लाएगा. डिजाइनर है, इंजीनियर, वो लोग काम करेंगे. तो ये तीनों इतना सेपरेटली काम करते थे कि एंड प्रोडक्ट कितने बार तो वेस्ट हो जाता था. तो पहला आप ही सॉल्यूशन बता दो, क्या करना चाहिए. साथ में पॉसिबल नहीं है तो तीनों अलग अलग जगह से है तो कोऑर्डिनेट कर सकते हैं ना. अब तो फेस टाइम क्या, ये क्या सब चालू है. आप भी बात करते हो नहीं उससे रात में वीडियो कॉल पे? नहीं करते. हाँ ठीक है, चलो. आधे जन तो करते हैं. इधर पीछे सबने स्माइल तो की थी. फेस टाइम तो ठीक है. ओके, आप नहीं करते लेकिन कोई तो करता होगा, तो उसकी बात चल रही है कि मैं करती हूँ हर रात. तुम्हें क्यों बताऊं मैं? तुम्हें क्यों जानना है? तुम्हें कुछ प्रॉब्लम हो रही है या कुछ? मैं तुम्हें करूंगी, नंबर दे देना, ठीक है. चलो अब सुनो, आ जाओ वापस. एग्जाम्पल देती हूँ, मतलब मुझे आप लोग को 2 मिनट तो सेटअप. सुनो, क्या बोल रही हूँ. फेस टाइम. ये 3 जो लोग हैं, अरे बस, मैंने आपको कल ही बोला था मैं हंसी कंट्रोल करके आई हूँ. कल भी मैं बिल्कुल नहीं हंसी हूँ, आज भी नहीं हंसी हूँ. चलो, ये 3 लोग थे, डिजाइनर, इंजीनियर एंड रिसर्चर. ये तीनों भले ही डिफरेंट जगह है, क्या ये लोग बात तो कर सकते हैं, फेस टाइम कम्युनिकेट कर सकते हैं, कोऑर्डिनेट कर सकते हैं. रिसर्चर बोलेगा ये मैं नई चीज रिसर्च करके लाया हूँ. इंजीनियर बोलेगा मैंने भी इस पे काम करना शुरू कर दिया. डिजाइनर बोलेगा ठीक है तू निकाल के मैं कर दूंगा. तो अगर तीनों कोऑर्डिनेट करके काम करें तो अपने आप सही आएगा. अब देखो क्या प्रॉब्लम आ रही थी. देवर सेपरेटली वर्किंग, ओनली जंपिंग इनटू द प्रोसेस एट डिफाइंड टाइम. क्या करते थे, बस इसने लाया अब इस पे जंप, मतलब कुछ प्रॉपर काम नहीं था. अब दोज डिफाइंड टाइम्स weren't सर्विंग द एंड गोल ऑफ डिलीवरिंग अ ग्रेट प्रोडक्ट ऑन टाइम. मतलब डेडलाइन इनको दिए तो भी मीट नहीं कर रहा है. वो क्या बोला था, डिजाइनर की वजह से लेट हुआ. वो क्या, रिसर्चर ने लेट रिसर्च दी. तीनों एक दूसरे पे नाम डाल देते थे और कभी टाइम पे इनका प्रोडक्ट आया ही नहीं. एंड डिजाइनर हैड टू वेट ऑन इंजीनियर टू राइट कोड्स. इंजीनियर का क्या काम है, कोडिंग वगैरह करते हैं ना, तो डिजाइनर को इंजीनियर पे वेट करना पड़ता था. तो इंजीनियर क्या बोलता था, मुझे रिसर्चर का वेट करना पड़ता था कि कब रिसर्चर कुछ नया लाएगा. तो यहाँ पे रिसर्चर क्या बोलता था, इंफॉर्मेशन नहीं था या कुछ भी ऐसा करके वो बोलता था. तो पूरा प्रोसेस क्या हो जाता था, फेल. तो अब क्या नई चीज वो लोग लेके आए. 3 सॉल्यूशन लाए हैं. फर्स्ट, ट्रीट जियोग्राफिकली डिस्पर्स्ड रिसोर्सेज एज दे वर सेंट्रलाइज्ड. जो जियोग्राफिकली अलग अलग बैठे हैं उनको सेंट्रलाइज कर सकते हैं यूजिंग फेस टाइम, वीडियो कॉल, कुछ नहीं तो जूम मीटिंग. सब अभी बीच में कितना ट्रेंडिंग था जूम कोरोना में. तो क्या बोला है, जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस, तो फर्स्ट प्रोसेस में क्या बोल, सॉरी फर्स्ट सोल्यूशन क्या लेके आए, साइड में लिख दो फेस टाइम. सेंट्रलाइज करना, साथ में काम करो. हम डायरेक्ट बीपीआर लर्निंग पढ़ेंगे क्योंकि ऊपर वो उन लोग ने वही लिखा है. क्या लिखा है, रीड करना बीपीआर लर्निंग में. फर्स्ट, treat geographically dispersed resources as though they were centralized. ओके. अब एक लाइन लीव करके रीड करना. इवन इफ कोवर्कर्स, Even if co-workers weren't able to sit in the same room, they were looking at the same product in real time. देखो वो लोग सेम रूम में नहीं है, साथ में नहीं है, बट तीनों के पास प्रोडक्ट तो था. उनको कैसे डिजाइन करना है, क्या रिसर्च करना है, क्या कोडिंग लिखनी है. तो इन लोग ने क्या बोला, साथ में कैसे भी करके आप आओ, ऑनलाइन आओ, कैसे भी करो, हमें नहीं पता. तो ये लोग स्ट्रिक्ट हो गए कंपनी वाले. ऑर्गेनाइज अराउंड आउटकम नॉट टास्क. उनका ये मत टास्क देते रहो, टास्क देते ये मत करो. क्या फोकस करो, आउटकम क्या है बताओ.
तो वो लोग पे अपने आप प्रेशर आ जाएगा कि नहीं, ये लोग ने ये नहीं देखना कि मेरा अब तक इतना हुआ है उतना हुआ है, हमें सीधा क्या चाहिए, आपका आउटकम। पहले ये लोग क्या करते थे, एक एक टास्क देते थे, अच्छा ये हो गया अब ये करो, अच्छा ये हो गया अब ये करो। अब इन लोग ने क्या चेंज ला दिया, सिर्फ हमें क्या दिखा, आउटकम, क्या टास्क चल रहा है मुझे नहीं पता, ये आपकी डेडलाइन है, आप ये डेडलाइन पे मुझे प्रोडक्ट रेडी करके दो। चेंजेस आए तो कोई बात नहीं, गलत हुआ तो कोई बात नहीं, ये डेडलाइन पे मुझे आउटकम चाहिए। बीपीआर लर्निंग ऑर्गेनाइज अराउंड आउटकम नॉट टास्क। ये प्रिंसिपल कब ट्रू होल्ड करता है, सच एज प्रोक्योर टू पे, ऑर्डर टू कैश एंड बट ऑल्सो टू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। जब इंडिविजुअल बिकम द ऑर्गेनाइज, यही बोला है अगेन कि एक एक टास्क पे मत जाओ, सीधा आउटकम। थर्ड, लिंक पैरेलल एक्टिविटीज इंस्टेड ऑफ इंटीग्रेटिंग देयर रिजल्ट। मतलब हाँ करेक्ट, रिसर्चर बोलेगा ये बोलेगा मैं उसका वेट कर रहा हूँ, तो क्या करो, लिंक कर दो पैरेलल एक्टिविटीज को इंस्टेड ऑफ इंटीग्रेटिंग। ये जब लाएगा तब मैं करूंगा, उनके रिजल्ट का वेट मत करो। रिसर्चर की भी उतनी ही इंपॉर्टेंस है जितना डिजाइनर और इंजीनियर की। ये लोग बोल रहे हम रिसर्चर का वेट कर रहे, तो रिसर्चर भी जब तक आप उसने जितना आपको रिसर्च दिए उतना काम स्टार्ट कर दो, पैरेलली वर्क करो, रिसर्चर को भी तो टाइम चाहिए। तो इसमें क्या लिखा है, हाँ पैरेलल एक्टिविटीज को लिंक करो। कोई डाउट बीपीआर में? अच्छा है बीपीआर। आपको ब्रेक लेना है 5 मिनट्स या मैं बेंच मार्किंग स्टार्ट करूं? सिर्फ 4 पेज का ये बेंच मार्किंग, स्टार्ट कंटिन्यू ले लूं? ओके, बेंच मार्किंग वहां पे लिख दो कंपैरिजन। चलो आप लोग ने यहाँ पे, नवंबर चल रहा है फॉर एग्जांपल, आप लोग ने यहाँ पे टेस्ट दे दी, फुल टेस्ट 100 मार्क वाली। आप लोग के पास आपके पेपर्स चेक होके आ चुके हैं, मैंने टाइमली चेक कर दिए। ऐसे मैं टाइमली करती हूँ बट नहीं होता है, टाइमली करती हूँ, ठीक है। आपको मैंने पेपर चेक करके दे दिए, आपके पास पेपर आ गए। आप अभी आप लोग क्लास में इंडिविजुअली आपके घर पे आ गए हैं पेपर, ठीक है। एग्जाम्पल ठीक है। अब यशवी सोच रही है यार इतने उसने परसेंटेज निकाला, ऐसा सब में पास है वो, और वो देख रही है कि अराउंड कुछ 60%, एक बार वो स्कूल वाला ध्यान में रखते हैं कि 60% आ रहे हैं, तो बहुत खुशी की एग्जाम्शन वाला ऐसा कुछ। वीरवा सोच रही है मेरे 75 है, परम सोच रहा है मेरे तो 80 आए हैं, चिराग बोल रहा है 85, खुशी बोल रही है 90, ठीक है। सबने इंडिविजुअली देख लिया, सब खुश है। यशवी भी खुश थी, क्यों, एग्जाम्शन। वीरवा क्यों खुश है? अभी आपको सिर्फ इंडिविजुअली मैं बात कर रही हूँ। जब आप क्लास पे आए आप सब खुश हो, यशवी ओए 60%, वीरवा ओए 70%, तो मतलब आपका क्या, एक सेकेंड, क्या फर्स्ट पर्सन का कॉन्फिडेंस डाउन हो गया थोड़ा? वीरवा जो इधर थी, परम ने आके बोल दिया गया, वीरवा भी आ गई। परम को किसने बोला? चिराग को किसने बोला? खुशी। सबको बैठाने के लिए आई परिधि 92%। अगर ऐसा कुछ है, आप लोग इतने देर खुश थे, पर जैसे ही आपने दूसरों के मार्क्स देखे, आपने क्या देखा, और मेहनत की जरूरत है। जब आपने कंपैरिजन किया तब आपको पता चला कि आप जिसमें खुश थे वो ही आप लाइन में सबसे लास्ट हो। तो क्या कंपैरिजन करना जरूरी है? बहुत जरूरी है। आप लोग 7वें आसमान में हो कि मेरे इतने मार्क्स है, तो आपको यहाँ पे पता चल रहा है कि आप किधर लैग कर रहे हो। जिनका नाम नहीं लिया सॉरी, नेक्स्ट एग्जाम्पल में जरूर लूंगी, और जिनके कम मार्क्स लिए उसके लिए भी सॉरी, ज्यादा चलो समझ में आया कंपैरिजन का क्या इंपॉर्टेंस है। जिधर आप खुश थे वही अगर आपने एक बार कंपैरिजन कर लिया, तब आपको पता चल रहा है कि आप कितना पीछे हो, कितना आप पानी में हो। तो ये है बेंच मार्किंग। ये आप कंसेप्ट ध्यान में रख सकते हो। मैंने आपका एग्जांपल लिया, बेंच मार्किंग। थोड़ा बहुत अगर आपको कुछ अंदाजा ऐसा लगाना हो, क्योंकि इतने कंसेप्ट आएंगे तो कुछ कुछ ये बीपीआर तो याद हो जाएगा, क्योंकि बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग अगेन इंप्रूवमेंट ला रहे हो। बेंच मार्किंग अभी आपको कैसे याद रखना है वो रख लेना। कंपैरिजन, आप बेंच पे बैठे हो, आपके बाजू वाले से आप हमेशा कंपैरिजन करते हो। झूठ नहीं है, आप लोग सभी करते हो। ऐसा मत बोलना नहीं मैं कंपैरिजन नहीं करती या करता। तुम टेस्ट नहीं देते हो,
ये प्रथम के साथ कंपैरिजन करेंगे। चलो समझ में आ गया बेंचमार्किंग। अब थोड़ा रीडिंग पे आ जाते हैं। According to CAM, benchmarking is simply finding and implementing the best business practices. करो रीड। Benchmarking is a strategy tool of comparison. कौन सा टूल है? इट इज अ स्ट्रेटेजी टूल ऑफ कंपैरिजन। यहाँ पे आप फाइंड कर रहे हो, कंपेयर कर रहे हो, ढूंढ रहे हो और इम्प्लीमेंट कर रहे हो। यशवी को पता चल गया अगर 60% कम है तो वो मेहनत करने लग जाएगी, और जो 92 पे वो क्या सोच रही होगी, मैं तो हाई पे हूँ। अगर फॉर एग्जाम्पल आपने सोचा आप हाईएस्ट पे हो, और जो पीछे वाले जो पीछे होता है ना, वो हमेशा ऐसा ट्राई करता है मुझे ये वीरवार से कंपैरिजन नहीं करेगी, 92 वाले पे आने चाहिए कि 93 में कैसे लाऊं। कोई भी लोगों की ये मेंटालिटी आपकी है? तो ये मेंटेलिटी अगर हो तो आप अपना बेस्ट, अगर 60 से 93 सोच रही है, 80 भी है तो कितना अच्छा है। हाई सोचो, अगर थोड़ा कम है तो आपको बुरा भी नहीं लगेगा। तो दिस इज बेंचमार्किंग। इट इज यूज टू कंपेयर। किससे कंपेयर करोगे? आपके कॉम्पिटिटर से। ऐसा नहीं आप, और हाँ एक क्या है 48, उसको आप ऐसा बोलोगे कि इससे तो मैं ज्यादा हूं। अगर आपने ये सोचना शुरू कर दिया कि चल ना इससे तो ज्यादा हूं, तो नहीं। आपके पेरेंट्स ऐसा करते होंगे, उससे क्या कंपैरिजन कर रही है, जो कम है करना है तो किसी टॉपर से कर। कोई भी आप जाते हो मार्क्स बताते हो कि मम्मी मेरे इतना है, हाईएस्ट कितने, फिर आप बोलते कि मम्मी पर मेरे दोस्त के इतने, उसके नहीं टॉपर के देखो। तो आपको बचपन से ही सिखाया जा रहा है कंपैरिजन करो तो कॉम्पिटिटर से। जिसको छोड़ो, वीडियो में वापस। हाँ ठीक है। तो ये बेंचमार्किंग था। अंडरस्टैंडिंग द टूल, रीड करना। इन ऑर्डर टू नो, In order to know the standing of one's business, it needs to be compared with the competitor. For example, your top management may be pleased with the fact that the rate of customer satisfaction for your company till they come to know that industry average for this variable is 95%. कंपनी को क्या लग रहा था कि हम बहुत अच्छे रेट पे, इन दिस सिचुएशन उनके पास 85% था। 85 बुरा नहीं है, बट जब उन्होंने कॉम्पिटिटर के साथ कंपैरिजन किया कि अभी मार्केट में क्या चल रहा था 95%, तो तब ये लोग को लगा कि नहीं हम अभी भी डल है। 85 अच्छा है लेकिन 95 उससे ज्यादा अच्छा है। तो देयरफॉर यूज ऑफ बेंचमार्किंग बिकम्स ऑब्वियस। तो तब से ये बेंचमार्किंग आया था। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ बेंचमार्किंग। पहला स्ट्रैटेजिक बेंचमार्किंग, मतलब उसकी स्ट्रैटेजी देखो, वो कहाँ सक्सेसफुल हो रहा है, उसके कहाँ ज्यादा पॉइंट्स आ रहे, कहाँ ज्यादा मार्क्स आ रहे, स्ट्रैटेजी से compete करो। परफॉर्मेंस बेंचमार्किंग, कितने उसके कंपनी के प्रोडक्ट सर्विसेज, उसकी क्वालिटी कैसी है, उसका परफॉर्मेंस देखो। प्रोसेस, क्या प्रोसेस वो चला रहा है, क्या पहला तो स्ट्रैटेजी आपने देख ली, परफॉर्मेंस देख लिया। अब प्रोसेस इस काइंड ऑफ परफॉर्मेंस के रिलेटेड ही है। परफॉर्मेंस के बाद प्रोसेस बोला है, मतलब वो क्या प्रोसेस है, अपने क्या वीक पॉइंट है, हमने वो प्रोसेस नहीं लगाया तो हम कंपैरिजन करके वो प्रोसेस लगाए। तो दिस इज 3 टाइप्स ऑफ, ये 3 टाइप से कौन कौन से? स्ट्रैटेजिक और प्रोसेस। लाइन वाइज ही बोलना, स्ट्रैटेजिक, परफॉर्मेंस और प्रोसेस, तीनों याद है। अब ये अप्रोच दिया, रीड करो हेड पॉइंट, इंटरनल, एक्सटर्नल, फंक्शनल, जेनेरिक। आप लोग 100% कंफ्यूज हो जाओगे, टाइप्स में अप्रोच लिखें या टाइप्स लिखें। टाइप्स में सिर्फ 3 है। अप्रोच मतलब कैसे अप्रोच, कैसे करोगे। आपने टाइप तो देख लिए, स्ट्रैटेजी वाला होता है, ये होता है, लेकिन अप्रोच अपने में कैसे कंपैरिजन करके चेंज लाओगे, ये है अप्रोच। दोनों डिफरेंट है, कंफ्यूज मत होना। आपने सोचा क्वेश्चन आ गया टाइप्स ऑफ बेंचमार्किंग फॉर 5 मार्क्स, आपने सोचा 3 ही पॉइंट है, वो तो होगा ही नहीं, आप कंफ्यूज हो गए, ये लिख के आ गए, रॉन्ग, कंप्लीटली रॉन्ग, आधा मार्क भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट अप्रोच। फर्स्ट इंटरनल बेंचमार्किंग। पहले आप किससे कंपेयर करोगे? जाते ही आप किधर और नहीं जाओगे, आप लोग खुद अपने डिफरेंट पेपर्स देखोगे, उसमें कंपेयर करो, अच्छा इसमें ज्यादा मार्क्स है, इसमें कम, इस पे लाने की जरूरत है। तो पहला बेंचमार्किंग ही क्या होगा? इंटरनल बेंचमार्किंग। रीड करना। इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, In large organizations that have operations in multiple geographical locations within or outside national and regional boundaries, or organization managing plentiful products and services, अच्छा duplicating छोड़ो इतना बड़ा है। अगर बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तो उसके अलग अलग ब्रांच हो सकते हैं, या फिर ब्रांच छोड़ा अलग अलग ऑफिस तो हो सकते हैं। तो वो क्या बोल रहा है, कॉम्पिटिटर से बाद में पहले अपने ही पूरे बिजनेस में देखता हूँ कौन हाई पोजीशन पे, कौन कम है, अंदर ही अंदर कंपैरिजन करता हूँ।
आपके भाई बहन अगर है, मम्मी, इसीलिए मैंने अगर बोला, अगर आपके भाई बहन है, मम्मी पापा क्या आप दोनों के बीच में कंपैरिजन करते ही है। तो मम्मी पापा बोलते बाहर वाले से, अभी अगर समझो आप CS पढ़ रहे हो और आपका भाई 12th में अगर वो 95, देख सीख 95 लाए 12th में, अरे पर मैं CS कर रहा हूँ। तो इंटरनल बेंचमार्किंग मतलब क्या, मम्मी पापा ये थोड़ी देखेंगे आप लोगों का कि क्या है, दोनों पढ़ रहे हो, तो कंपैरिजन कहाँ से शुरू होता है, पहले ही इंटरनल बेंचमार्किंग क्लियर है, जहाँ पे आप विद इन द ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग यूनिट, अलग अलग डिपार्टमेंट में कंपैरिजन कर रहे हो। नेक्स्ट, एक्सटर्नल या कॉम्पिटिटिव, अब यहाँ पे आप किससे कर रहे हो, कॉम्पिटिटर्स के साथ। लेकिन क्या लिखा है, ये रीड करो। Competitive benchmarking refers to a process when a company compares itself with the competitors inside its industry itself. किधर कॉम्पिटिटर के साथ, लेकिन विद इन द इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं। एक्सटर्नल बेंचमार्किंग लुक्स बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द इंडस्ट्री टू फाइंड द बेस्ट प्रैक्टिसेस। इनसाइड आउटसाइड दोनों इन लोग ने बोल दिया, ओके, तो यहाँ पे ये लोग कंपैरिजन कर रहे हैं। फंक्शनल बेंचमार्किंग मतलब फंक्शनल डिपार्टमेंट का कंपैरिजन, मार्केटिंग डिपार्टमेंट हो गया, फिनेंस डिपार्टमेंट, ह्यूमन रिसोर्स, ऑपरेशन, ये लोग ने डिपार्टमेंट के नाम दिए, उनके बीच कंपैरिजन। एंड लास्टली जेनेरिक बेंचमार्किंग, जनरल बेंचमार्किंग रिफर्स टू कंपैरिजन विच फोकस ऑन एक्सीलेंट वर्क प्रोसेस। यहाँ पे आप किसी के साथ भी कंपैरिजन करें, पर उसका क्या देख रहे हो, एक्सीलेंट वर्क प्रोसेस, वो क्या चीज बहुत अच्छी कर रहा है। यहाँ पे आप पर्टिकुलर चीज नहीं देख रहे, क्या देख रहे हो, सामने वाले का जो बेस्ट है वो अगर आपने कंपैरिजन किया कि ये इसका ही अच्छा है, मैं भी थोड़ा कर सकता हूँ, तो दिस इज जनरल। नाम ही क्या है, जेनेरिक, जनरल। कुछ भी आप एक्सीलेंट प्रैक्टिस को कर रहे हो कंपैरिजन, तो ये है जेनेरिक। ये चार क्या थे, अप्रोच, इंटरनल, एक्सटर्नल, फंक्शनल, जेनेरिक। अप्रोच क्लियर। एडवांटेज क्या होंगे, इजी टू अंडरस्टैंड यूज, अगर सही से किया होगा तो लो कॉस्ट एक्टिविटी, इनोवेटिव आइडियाज, इनसाइट ऑफ हाउ अदर कंपनी, आपको ये भी पता चल जाए दूसरी कंपनी क्या काम कर रही है, कैसे कर रही है। इंक्रीज द अवेयरनेस ऑफ कॉस्ट एंड लेवल ऑफ परफॉर्मेंस, फैसिलिटेट्स कॉपरेशन बिटवीन टीम्स यूनिट। डिसएडवांटेज क्या होगा, करेक्ट, फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेंचमार्किंग पार्टनर। अगर आप, कॉम्पिटिटर कौन है पहले तो उसे पहचानो। नेक्स्ट, समटाइम्स इम्पॉसिबल टू असाइन द मैट्रिक टू मेजर प्रोसेस। कितने बार ऐसा हो जाता है कि मेजर ही नहीं कर पा रहे हम, कहाँ पीछे। हर बार थोड़ी 85-95% ऐसा ही होगा, किधर हर बार थोड़ी मेजरमेंट होगी, तो वहाँ पे कैसे कंपैरिजन करना, ये एक डिसएडवांटेज है। माइट नीड टू हायर अ कंसल्टेंट। आप समझो 85 ला रहे हो, आप एकदम लैग कर रहे हो, आपको लग रहा है वो 198 पे, तो आपको एक कंसल्टेंट हायर करने पड़ रहा है। इनिशियल कॉस्ट यूज हो सकते हैं, और मैनेजर तो कितने बार रेजिस्ट कर देते हैं, ये चेंज लाते ही नहीं, छोड़ो, कंपैरिजन ही नहीं करना। ओ वाओ, ये अच्छा है। बेंचमार्किंग व्हील लर्न करना है आपको। क्या करोगे बेंचमार्किंग व्हील में, प्लान, फाइंड, कलेक्ट, एनालाइज, इम्प्रूव। क्या कंपेयर करना है, प्लान करो। फाइंड द पार्टनर्स, किसके साथ कंपेयर करना है। कलेक्ट, उनकी क्या क्या मेथड है, कलेक्ट करो। एनालाइज करो अपनी परफॉर्मेंस, उनकी परफॉर्मेंस, एंड लास्ट में इम्प्रूव। बोलो पॉइंट्स, प्लान, एनालाइज एंड इम्प्रूव। एक केस स्टडी है, अभी का अभी कर देते हैं। जेरोक्स प्रोसेस की केस स्टडी, ठीक है। Xerox has popularized benchmarking and was one of the first companies जिसने शुरू किया था बेंचमार्किंग, वो थी Xerox कंपनी। ये जो 5 फेज है ना, प्लान वगैरह, इसने 12 फेज में लेके आया था। तो फेज देखो, फेज 5 साथ में साइड में, और अंदर पॉइंट्स कितने, 12। पहला तो प्लानिंग की होगी, क्या करना है बेंचमार्क, फाइंड बेंचमार्किंग पार्टनर, डिटरमाइन डेटा कलेक्शन, प्लान, फाइंड, कलेक्ट, ये तीनों पॉइंट जो थे वो फर्स्ट में ही ले लिए। फेज 2 में करंट परफॉर्मेंस देखी आपने, क्या गैप आ रहा था और क्या फ्यूचर परफॉर्मेंस लेवल है, उसको भी प्रोजेक्ट कर दिया, आइडेंटिफाई कर दिया। थर्ड में कम्युनिकेट की कि ये है, कि फिर क्या एस्टैब्लिश फंक्शनल गोल्स बनाए कि क्या करना है। फोर्थ में एक्शन प्लान बनाए, इम्प्लीमेंट करना शुरू किया। रिकैलिब्रेट बेंचमार्क, रिकैलिब्रेट, वापस आपने एक बार देखा। एंड लास्ट में आपने एक लीडरशिप पोजीशन अटेन कर ली, एंड फुल्ली आप ये जो प्रैक्टिस कर रहे थे वो प्रोसेस में आपका कन्वर्ट हो चुका है। तो आज का लेक्चर इतना ही रखते हैं।
साथ साथ लर्न कर देना, वरना 40 हर एक चैप्टर ऑलमोस्ट 40 पेजेस कवर अप कर रहा है, आप कब अलग से लर्न करोगे? तो साथ में कर लेना, डाउट हो तो पूछ लेना। थैंक यू सो मच।